नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, तो मोदी सरकार के एक बड़े फैसले की बात है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप लगने के बाद पीएफआई पर बड़ी चोट कर दी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, सरकार ने इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया है। 4 दिन के अंदर 2 बार पहले पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सरकार ने पुख्ता सबूत जुटाए और फिर पीएफआई पर बैन लगा। पीएफआई के साथ साथ ऐसे ही और 8 संगठनों पर भी सरकार ने बैन लगाया है। सूत्रों की माने तो 2017 से ही जांच एजेंसीज पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। पीएफआई पर बैन क्यों लगाया गया, इसके लिए सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई पर बैन लगाने की 10 बड़ी वजह हैं, जो मैं आपको बताता हूं और जो बातें निकल कर आई। इसके मुताबिक देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां चला रहा था पीएफआई। संविधान विरोधी गतिविधियों में फंड का इस्तेमाल कर रहा था। एक समुदाय को कट्टर बनाने का गुप्त एजेंडा था। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहा था। संवैधानिक ढांचे का अनादर कर रहा था। पीएफआई काडर आतंकी गतिविधियों में शामिल था, यह भी लिखा गया इस रिपोर्ट में। दूसरे धर्म से जुड़े संगठनों के सदस्यों की हत्या कर रहा था। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध की भी बात है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से संबंध की बात है और बैंड संगठन सिमी से संबंध होने की बात है। यानी टेरर लिंक्स मिलने के बाद भारत में कट्टरता को बढ़ावा देने की वजहें दिखने के बाद इस संगठन को बैन कर दिया गया। और पीएफआई पर जो बैन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यह भी आपको जानना चाहिए। मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासी घमासान मचा। एक तरफ देश भर में सरकार के इस फैसले की वाहवाही भी हो रही है। हिंदू हो या मुसलमान इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन मुसलमानों के नाम पर रोटी सेकने वाले धन के ठेकेदार मोदी सरकार के फैसले से काफी बेचैन हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर लालू यादव तक, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, सबने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया है। कोई इसे 2024 का प्लान बता रहा है नरेंद्र मोदी का, कोई मुसलमान विरोधी फैसला बता रहा है, कोई सरकार से पीएफआई के आतंकी साजिश के सबूत मांग रहा है। एक बार सुन लीजिए सबको, फिर आगे की बात। फ्रंट जो है वो गरीबों की, मजदूरों की आवाज उठा रहा था, दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रहा था। वो आवाज को दबा दिया गया है। बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते, मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है। ये मुनासिब नहीं है। वो भी एक सियासी पार्टी है, लेकिन मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उस पर बैन लगा दिया गया। मैं नहीं जानता अगर सबूत, क्योंकि इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं। सर कि कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं आतंकवादी संस्थाओं के साथ, ये तो पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव होता है ये ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं। वर्तमान सरकार देश के जितने मुद्दे हैं, जो इशू हैं, उन इशू से लोगों का ध्यान भटका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सबसे पहले जो है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा था। जो माँ भारती के खिलाफ है, मादरे वतन के खिलाफ है, उसके खिलाफ मैं हूँ। पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एक रूपता लगे, दिखने को लगे। That a ban is not a solution to tackle this problem. The RSS has been banned thrice since Mahatma Gandhi's assassination. Has anything stopped? ये होम मिनिस्ट्री का जो बैन लगाना, ये शायद थोड़ा जल्दबाजी हुआ है। आपने तमाम नेताओं की, राजनीतिक दलों की बातें सुन ली। कोई कह रहा है आरएसएस को भी बैन कर दो, कोई कह रहा थोड़ी जल्दी में कर दिया, अभी क्यों कर दिया, बाद में करना चाहिए था। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी, जिसकी खुद की सरकार केरल में कह चुकी थी कि इनका सिमी से कनेक्शन है, वो भी, उनके कमलनाथ आज पूछ रहे हैं कि चुनाव है इसलिए सब हो रहा है क्या। पीएफआई पर बैन को आतंक के खिलाफ बड़ी चोट माना जा रहा है। और आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं।
सितंबर के महीने में ही मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 2016 की है, जब 28 और 29 सितंबर को उरी हमले के बदले में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। और दूसरी तस्वीर 2022 की है, 27 और 28 सितंबर की, यानी कल आधी रात में सरकार ने फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, आतंक के खिलाफ ही कर दी और इस बार पीएफआई को बैन कर दिया। दोनों ही बार सबूत मांगे जा रहे थे, इस बार भी सबूत ही मांगा जा रहा है। लेकिन दोनों ही बार नरेंद्र मोदी सरकार आतंक को लेकर एक दृढ़ सोच के साथ चलती है, यह स्पष्ट हुआ था। उधर पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई पर अभी कोई बैन नहीं लगाया गया है। जैसे सिमी के बाद पीएफआई बना, वैसे ही सरकार ने एसडीपीआई पर बैन नहीं लगाया है। तो इसकी क्या गारंटी है कि एसडीपीआई देश विरोधी काम नहीं करेगा? सवाल यह कि क्या पीएफआई के बाद एसडीपीआई पर भी बैन लगेगा? आतंक की फैक्ट्री पर आखिरी चोट कब होगी? और इसलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि पीएफआई बैन होना आतंक पर हमला है या 2024 जीतने का प्लान? पीएफआई पर बैन धर्म के ठेकेदार क्यों बेचैन हैं? आतंक का अगर धर्म नहीं है तो आतंक पर कार्रवाई का धर्म कैसे हो जाता है? और मोदी मुसलमान को डरा रहे हैं या बचा रहे हैं? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुबुई खान राष्ट्र जागरण अभियान से हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं, अयाज अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाजिर खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रिजवान अहमद साहब, आप तो मुसलमान हैं, अब ये पीएफआई बैन हुआ, आप कितना डर गए हैं इसके बाद से सुबह से, और नरेंद्र मोदी को डर के मारे वोट देने का मन बना चुके हैं क्या? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई साहब, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मुनाफिक मुसलमान हूं। सच्चा मुसलमान कभी सच नहीं बोलता। जितने लोग सच बोलते हैं वो मुनाफिक डिक्लेयर हो जाते हैं, तो मैं मुनाफिक मुसलमान हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, सारे मुसलमान भाइयों को, सच्चे मुसलमान भाइयों को लाख लाख बधाई, मुबारक। 2 साल से मैं ही कम से कम 100 डिबेट में ये चीज सुन चुका था कि अरे करो ना बैन, करो ना बैन, करो ना बैन। लो, सरकार ने आपकी सुन ली। आप कहते हो ना सरकार आपकी नहीं सुनती है, लो सुन ली आपकी। चलो अब गुस्सा थूको और सरकार की जय जय करो। आप ही लोग कह रहे थे बैन करो, एक्शन लो, बैन करो, कर दिया सरकार ने। या तो इसका मतलब है सरकार आपकी सुन रही है, या इसका मतलब यह है कि सरकार को आंखें नहीं दिखानी चाहिए, सरकार से अच्छा कॉर्डियल एनवायरनमेंट रखना चाहिए। आंखें दिखाते हो तो सरकार, तो फिर भैया सरकार है, फिर मातम होता है। तो ये भी एक संदेश है कि आगे सरकार को आंखें ना दिखाना। दूसरी बात, तीसरी बात आपने ओपनिंग में कही कि ये असदुद्दीन बोल रहे हैं कि विचारधारा हमारी अलग है पीएफआई से। अरे हेलो, ये कैसी बात है भाई? जब योगी मोदी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा? ये पीएफआई की ही भाषा है। या तो वो हिंदुओं के लिए बोल रहे थे या वो पुलिस के लिए बोल रहे थे। जिसके लिए बोल रहे थे वही तो पीएफआई कर रहा है। तो ये दोनों अलग कैसे हो गए? मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अरे ये पीएफआई की तो भाषा है और किसकी भाषा है? और तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जगह जगह शाहीन बाग बना दूंगा, अरे ये पीएफआई की भाषा है। मैं आपके प्रोग्राम में पहले बोल चुका हूं, ओवैसी बहुत खुश है क्योंकि पीएफआई अब एक्टिवली आ रही थी दक्षिण भारत में पॉलिटिक्स में। और जितना मैं हैदराबाद के लोगों से फोन पर बात करता हूं, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, उनका यह अनुमान था कि 5 से 10 साल में इनका डब्बा गोल हो रहा था हैदराबाद से, 4 मीनारा की गलियों से। किसका? एआईएमआई का। तभी तो ये जनाब खुश हैं, तभी तो चुप है, वरना तो उन्होंने मातम शुरू कर दिया होता अभी तक। और आखिरी बात, हाँ, किसी ने कहा कि बैन एक सल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नंबर वन ये बैन हमेशा के लिए नहीं है। जैसा किसी ने बोला आरएसएस भी 3 बार बैन हुई थी, उभर के वापस आ गई। आपकी गतिविधियां मॉनिटर की जाएंगी। बैन एक सिर्फ फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड, कि फिलहाल जो गड़बड़ी हुई है वो रुक जाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, रेड्स में रेशा रेशा, बाल बाल, धागा धागा अलग किया जाता है। बैन करने से बस एक गवर्नमेंट को एक कुछ महीनों की ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, चार्जशीट जब तक पेश हो। और आखिरी बात कर लूं, 10 सेकंड करिए, जल्दी कीजिए लेकिन। हाँ,
मुझे ये लग रहा है, आज की डेट नोट करिए, कि जो ये गवर्नमेंट ने इतना सख्त एक्शन लिया है, ये कुछ आने वाले वक्त की मुझे कुछ खुशबू आ रही है कि गवर्नमेंट कुछ आने वाले एक साल में बड़े कुछ एक दो धमाकेदार बिल लाने जा रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक ऐसा पीएफआई है जो देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा, पहले इसको राइट टाइम करो, बिल बाद में आएगा। ठीक है हाजिर खान साहब, रिजवान अहमद को इसमें कोई साजिश नहीं दिखती, कोई मुस्लिम विरोधी एजेंडा नहीं दिखता, उनको ये देश हित में दिखता है और उनको लगता है सरकार से कहा भी जा रहा था कि पीएफआई बैन कीजिए, उन्होंने कर दिया। आपके हिसाब से क्या मुसलमान डर गया इससे? 2024 में आप डर के मारे नरेंद्र मोदी को वोट दे देगा, इससे नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे क्या 2024? इसलिए है ये सब या देश के हित में है ये? देखिए सुशांत जी, रिजवान साहब ने लास्ट में अपने ही सवालों का जवाब अपने 5वीं बात में दे दिया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। नंबर 2 बात यह है कि हमारा देश राष्ट्र भारतीय संविधान के एतबार से मुल्क चलेगा। इस मुल्क की एकता और अखंडता को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो, किसी एनजीओ से हो। लेकिन 19 सितंबर को यशवंत शिंदे जो आरएसएस का प्रचारक था, वो कोर्ट में एक वो देता है कि हमें आरएसएस के अंदर बम बनाना और हमें जो है बम फोड़ना, इसकी तालीम दी जाती थी, हमें इसकी सिखाया जाता था। 21 तारीख को ये होता है कि एक इंस्पेक्टर बंगलौर में पीएफआई के खिलाफ एक चार्ज लगाता है और उस चार्ज में कोई भी सबूत नहीं, कोई भी आर्गूमेंट नहीं, कोई भी नहीं है। और 22 तारीख को फिर हिंदुस्तान की एक जो है सरकारी संस्था कोर्ट से कहती है कि शिंदे की बात को ना सुना जाए। ये देश देख रहा है सर कि इस देश में क्या होने जा रहा है। हम ये कहते हैं कि राष्ट्र के खिलाफ कोई भी अगर हमारे राष्ट्र को तोड़ने की साजिश करेगा, चाहे पीएफआई हो, आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो, उस पर पाबंदी लगना चाहिए। लेकिन बात दो नहीं कि अंकिता सिंह मर जाए तो पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया लग जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान करने को मिला। और अंकिता अगर उत्तराखंड में मर जाए तो ना कोई भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोलता, ना आरएसएस का कोई आदमी बोलता, ना कोई डिबेट होती, ना कोई दिखाया जाता। ये 2 तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हाजिक भाई एक मिनट आ रहा हूं, रिजवान भाई एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि आप मीडिया दिखा रही है, सोशल मीडिया आपकी ऑपरेशन कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया आपका ऑपरेशन कर रहा है। हाजिक भाई, सबसे पहली बात तो कि उत्तराखंड में जिस अंकिता की मृत्यु हुई उसको लेके नव भारत पे हमने ही 10 शो कर सर, मैं आपके हमारी मैंने आप पे नहीं बात कही। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपने मीडिया का, मैं तो अपने चैनल का कहूंगा ना भाई, हमारे चैनल पे दिन रात चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात सर, दूसरी बात लेकर जा रहे हैं, पर सर मेरी बात तो सुनिए हाजिक भाई, मेरा प्रश्न तो सुनिए सर। और उसके यहाँ बलात्कार हुआ, उसको छुपाया जा रहा है। हाजिक भाई, मैं कह रहा हूँ कि वहां पर उत्तराखंड की सरकार ने उसके रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया, रिजॉर्ट की वो मिटा दिए और मिटा दिए सर। अरे भाई कोई सबूत नहीं मिटा, कोई सबूत नहीं मिटा, कोई सबूत नहीं मिटा। सबूत मिट गया ये आपको पता है। यहाँ नोएडा में बैठे बैठे आपको पता है वहां सबूत मिट गया, और जो लोग वहां जांच कर रहे हैं वो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं मिटा, वहां जांच आगे चल रही है, सब कुछ हो रहा है। और आपने यहां से कह दिया, अभी बुलडोजर यहां चल जाता और रिजॉर्ट वाले का नाम मुसलमान होता, निकल आता, उसके बाद आप देखते कैसे कहते। सुशांत जी, उत्तर प्रदेश में कानपुर में दंगे में बुलडोजर चला, लेकिन अग्निवीरों ने उत्तर प्रदेश चलाया, थाने जलाए, बसें जलाई, तो क्यों बुलडोजर नहीं चला? अरे पर लेकिन उसने जिस अग्निवीर ने जलाया, अरे पर मेरी बात तो सुनिए, अग्निवीर ने जिसने जलाया उसका कोई एक पर्टिकुलर धर्म था क्या? वो धर्म के नाम पर जला रहा था क्या? सर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हाजिक भाई, कम से कम कुछ बातों में लॉजिक तो लेकर आइए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बुलडोजर चलाने की नहीं। अरे भाई, तो चल तो रहा है बुलडोजर, चला जाएगा, चल तो रहा है बुलडोजर। सुबुई खान, एक मिनट, नहीं सर, अब आप जो कह रहे हैं वो लॉजिक में और फैक्ट में दोनों जगह ठीक नहीं बैठ रहा। सुबुई खान, क्या इनके हिसाब से, और बार बार ये तर्क आ रहा है कि आरएसएस को बैन कर दीजिए अगर पीएफआई को बैन कर दिया। पहली बात तो मुझे इस बात का प्रश्न पूछना है कि भाई आरएसएस अगर इतना खतरनाक है तो अब पीएफआई के बैन होने के बाद क्यों चिल्ला रहे हो? लालू यादव कह रहे हैं आरएसएस को बैन करो, उन्होंने बिहार में आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया? जो लोग कह रहे हैं कि बैन करना चाहिए, उन्होंने 10 साल यूपीए की सरकार चलाई, उन्होंने क्यों नहीं बैन किया? आरएसएस पर से नेहरू ने क्यों बैन हटाया?
आज खड़े होकर कह देना कि कोई एक आदमी कह रहा है कि हमको बम बनाना सिखाते हैं। बहुत हाजिक भाई, आप पता नहीं कहां होंगे, मुझे नहीं पता, अयाज खान कहां होंगे मुझे नहीं पता, रिजवान अहमद कहां होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोरोना के उस संकट काल में ये आरएसएस के लोग सड़क पर निकल कर गरीबों को खाना दे रहे थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर, इसलिए कि उनको बम बनाना सिखाएंगे और देश में फोड़ेंगे। कहां फोड़ रहे थे बताइए? सुबुई खान जवाब दीजिए। कोर्ट में दिया है सर, हमें नहीं मालूम, वो इससे सवाल किया जाएगा, कोर्ट में लिख के दिया है उसने। जी जी सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजी की एक कहावत है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करना। आप दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं को कंपेयर कर रहे हैं। आरएसएस पर बैन डेफिनेटली लगा था, लेकिन नाथूराम गोडसे के द्वारा किए गए एक अपराध की वजह से लगा था। आरएसएस के ऊपर कोई टेरर आउटफिट होने का इल्जाम नहीं लगा था। टेरर आउटफिट होने का उनके ऊपर कभी शक भी नहीं था, क्योंकि 1925 में आरएसएस की स्थापना देश को देश विरोधी जो एक्टिविटीज हैं उनसे बचाने के लिए की गई थी। खैर ये अलग विषय हो जाएगा। स्वयं सेवकों ने अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि वो हमेशा देश के लिए खड़े रहते हैं। सुशांत जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज इस तरह से नहीं बात हो पाएगी। ठीक है हाजिक भाई, सबसे प्लीज, आपको मैं पहले मौका तो दे दूंगा बीच में ना। एनआईए को, ईडी को, ठीक है बोलिए। सुशांत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एनआईए को, ईडी को, स्टेट एजेंसीज को और भारत सरकार को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूं और धन्यवाद करना चाहती हूं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कहीं भी कुछ भी एंटी नेशनल हो रहा है, चाहे वो सीएनआरसी के विरोध में मुसलमानों को भड़काना हो, चाहे वो दिल्ली दंगे में दिल्ली वासियों को मारना हो, कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को शिक्षा से दूर करने के लिए वरगलाना हो, या फिर प्रोटेस्ट के नाम पर मुसलमान बच्चों को भड़काकर सड़कों पे उतारकर उनसे अपराध करवाना हो। हर एक्टिविटी में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर पीएफआई का हाथ पाया गया है। आज जो लोग रुदाली बने हुए हैं और रो रहे हैं कि पीएफआई क्यों बैन कर दी, ये लोग पिछले कई सालों से टीवी डिबेट्स पर यही कह रहे थे। जैसे भी रिजवान भाई ने बोला कि पीएफआई बैन करिए, आप करते क्यों नहीं है, बैन करिए। आज जब पीएफआई बैन हो गया है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? झूठ बोल कर नहीं चलेगा काम। हाजिक भाई, मेरे डिबेट में कई लोगों ने कहा है कि पीएफआई बैन करे, ये तो सरकार का काम है, अगर ये लोग आतंक से जुड़े हैं। हाजिक भाई, मैं बता रहा हूं, मेरे डिबेट में लोगों ने बैठकर कहा है कि पीएफआई सरकार कभी बैन नहीं करेगी, ये नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ संगठन है, ये बीजेपी का संगठन है। बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए पीएफआई का इस्तेमाल करती है, ये बीजेपी की बी टीम है। ये सारी बातें लोग कहकर जाते थे, आज बैन हो गया तो ये कहने लगे कि अरे ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे शो हैं सर, उसमें लोगों ने पीएफआई को बीजेपी की बी टीम बताया है। सुबुई खान बात पूरी कीजिए, फिर अयाज अहमद पर जाऊं। जी सुशांत, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुसलमान बच्चों तक, युवाओं तक पहुंचाना चाहती हूं। पीएफआई पर बैन मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पीएफआई पर बैन एक्चुअली मुसलमानों का साथ देगा, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन या जो टेरर फंडिंग होती है, ये मजहब के नाम पर तो करते हैं, लेकिन मजहब के लिए नहीं करते हैं। ये मुसलमान बच्चों को तो वरगलाते हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कहीं विक्टिमाइज करते हैं, कहीं डराते हैं, कहीं भड़काते हैं, कहीं देश से तोड़ते हैं, कहीं मानसिक कंट्रोल करके भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए नहीं करते हैं भाई। पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां पर पैसा रुक जाएगा वहां पर जितने भी लोग ये मुस्लिम यूथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। मजहब के नाम पे आतंकवाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया है भैया। आपको ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बनाते हैं ये, उसके बाद वॉर जनरेट करते हैं, कहीं हथियार बेचते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। आज अगर ये पैसा बंद हो जाएगा तो इनका इस्लाम को मोहब्बत करने का जो ढोंग रचते हैं ना, वो भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है मदरसों में। सुशांत जी, एक लास्ट बात बोल के अपनी बात खत्म कर रही हूं। माइनॉरिटी के नाम पर कितने सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले लोग मदरसे खोल लेते हैं, मुसलमान बच्चों के नाम पर पैसा बटोर के लाते हैं, कहीं विदेशों से लाते हैं। ठीक है, आप कह रही है सब पैसे के लिए हो रहा था, बच्चों को गलत पैसे के लिए हो रहा था। और यही बात देखिए, मैंने आज एक प्रश्न भी रखा था कि ये मुसलमान के खिलाफ है, मुसलमान को नरेंद्र मोदी डरा रहे हैं या मुसलमान को बचा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो करेंगे उसमें मुसलमान ही फंसता है। उसके ऊपर ही प्रश्न आते हैं। उसके भाई कहीं बम ब्लास्ट होता है, एक जमाने में जब हुआ करता था, आजकल नहीं होता है। लोगों को याद भी नहीं होगा कि 2014 के बाद कब किस ट्रेन में बम फटा, किस ऑटो में फटा, किस मार्केट में फटा।
इसलिए लोग भूल गए होंगे। लेकिन वो दौर याद कीजिए जब रोज बम फट जाता था, आए दिन बम फटता था, तो क्या वो बम देख के फटता था कि अरे अभी हिंदू भीड़ है, अभी फट जाते हैं, मुसलमान जो है यहां से निकल जाए तब हम फटेंगे? हिंदू भी मरता था, मुसलमान भी मरता था उसके अंदर। अयाज अहमद अपनी बात कहिए, क्या ये मुसलमानों को डराने के लिए हो रहा है सब? आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए, जब एक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते तो एक बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी एक्शन नहीं होती है किसी भी तंजीम को बैन करना। तो और बैन करने के लिए यू शुड हैव सफिशिएंट ग्राउंड्स और माकूल वजूहात होनी चाहिए। और जब हम देखते हैं कि जब उनके ऊपर PFI के ऊपर रेड्स किए गए तो रिकवरीज वहाँ से क्या हुई, कहीं कोई बम बारूद, कोई वेपनरी, कोई AK-47 ऐसा कोई एम्यूनिशन निकल आया क्या कहीं पर? आईडी बनाने का सामान मिला है? दूसरी कि कोई ऐसी सर आईडी बनाने का सामान मिला है उनकी तरफ से? नहीं, ओके, इफ दैट इज देयर लेट अस टॉक फर्दर। सर हम विजुअल भी चला रहे हैं, अगर आपके पास आउटपुट आ रहा हो उसमें फोटोज वगैरह भी है। नहीं, ठीक है, मैं अपने समझने की खुद भी कोशिश कर रहा हूं कि कहीं टेरर एक्टिविटी अगर कहीं उनका रिकॉर्ड में आया हो या कहीं देखा हो कि कहीं किसी जगह पर उन्होंने टेरर एक्टिविटी की तो बात बनती है। लेकिन ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई अपने आप को टेरर एक्टिविटीज़ में मुलव्वस किया हो। और दूसरा, जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है, और अभी वो इन्वेस्टिगेशन में ही है। अभी ये रिसेंटली आया कि कहीं से उन्होंने फंडिंग जमा करी है, 125 करोड़ के करीब कहीं पैसा आया, कहीं आया। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जा रहा है, ये अभी तफ्तीश का मामला है, अभी इन्वेस्टिगेशन में है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारा कुछ सामने आया है, एक कंक्रीट प्रूफ आ गया सामने की जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते कि भाई ये इनके खिलाफ एलिगेशन है, ये उनके खिलाफ इल्जाम है, तो इस इल्जाम के ऊपर ये एक्शन लिया जा सकता है, ये फैसला किया जा सकता है। अयाज भाई, मैं इतना बस आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सबूत आ जाएंगे तो लोग ये पूछना बंद कर देंगे या कहना बंद कर देंगे कि ये मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ हो एक्शन ले रही है मोदी सरकार, या मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नहीं, मुसलमान के अगेंस्ट जो है मोदी सरकार एक्शन ले रही है, ये सवाल खत्म हो जाएगा अगर सबूत मिल जाए, राइट? सही बात, अगर कहीं सबूत मिलता है तो उसको कोई सामने आएगा नहीं, उसके खिलाफ तो सर मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है सर, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है और वो बिना सबूत देखे कोई निर्णय नहीं देता। उसी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सबूत देखे और उसके बाद इस देश में अफजल गुरु को फांसी की सजा दी। तो फिर लोग क्यों नहीं मानते कि उसके खिलाफ सबूत थे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये क्यों कहा जाता है? नहीं, देखिए, उनका टेरर एक्टिव में इन्वॉल्व होना वो तो क्लियर सी बात है कि उनका पार्लियामेंट के साथ उसका मामला जुड़ गया, वो तो क्लियर सी बात है कि उनको दिखाया गया। नहीं मानते सर, आप कह रहे हैं सबूत मिल जाएगा तो लोग PFI पर चुप हो जाएंगे। सर लोगों को सबूत नहीं चाहिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं अयाज भाई। ये नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग मुसलमान को ये बताने के लिए कि तुम भड़क जाओ, ये देश में तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर उनको सबूत से कोई लेना देना नहीं। रिजवान अहमद, मैं गलत कह रहा हूं? अगर ये सबूत ढूंढने वाली भीड़ होती तो फिर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे क्यों लगते हैं इस देश के अंदर? जी रिजवान अहमद, नहीं, इसके साथ साथ जब आप PFI की बात, जब आप एक मिनट अयाज भाई आ रहा हूं आपके पास, पहले रिजवान अहमद, पहले अयाज भाई आ रहा हूं, एक मिनट रिजवान अहमद पहले। अच्छा ठीक, रिजवान अहमद। अभी अयाज साहब ने कहा कि कोई टेरर एंगल नजर नहीं आ रहा। 1990 में 4 लाख कश्मीरी मार के भगा दिए गए, तब भी टेरर लिंक नजर नहीं आया। गोधरा में कोई लिंक नजर नहीं आया। 1 लाख कश्मीर में लोग मर गए, हजारों फौजी मर गए, हजारों कश्मीरी पंडित मर गए, 30 साल से मर रहे हैं। अरे अयाज भाई, आपको तो कश्मीर में भी अभी तक टेरर लिंक नजर नहीं आया, आपको PFI में कैसे नजर आ जाएगा? अगर दम है तो ये बोलिए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ टेरर हुआ, फौज के साथ टेरर हुआ। आपको अभी तक पत्थर फेंकने वाले नजर नहीं आए जिनके सबूत हैं कि फौजियों के दांत तोड़ दिए, फौजियों के दांत पत्थर मार मार के, आपको वो अभी तक नजर ही नहीं आया। नहीं तो बड़े भाई, आपको PFI के नजर आएगा। मतलब है कश्मीर में PFI इन्वॉल्व है। आप आंख के नहीं, आप अकल के अंधे हैं। नहीं,
रिजवान भाई बात सही नहीं नहीं, दूसरी बात कह रहा हूँ, बात करने का लहजा तो समझ लिया करो यार। आपका क्या मतलब है? अयाज भाई वो ये नहीं कह रहे, अयाज भाई ये कहना है कि नहीं, अयाज भाई वो ये नहीं कह रहे कि पीएफआई कश्मीर में इन्वॉल्व है। वो ये कह रहे हैं अयाज भाई कि जब आप कश्मीर में जो हुआ वो क्लियरली दिखते हुए भी उस पर आंख मूंद लेते हैं, तो पीएफआई पर तो लोग आंख मूंदेंगे ही, वो ये कह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं मोड़ता। कौन मोड़ता है? नहीं, रिजवान भाई मोड़ता होगा, हम नहीं मोड़ते। हम रोज देखते हैं लोग मरते हुए। हम यही नहीं कहते कि यहाँ एक्टिविटी ऐसी टेरर एक्टिविटी नहीं है। अच्छा पर सुनिए एक मिनट सुशांत भाई, गलत बात है, यही तो गलत बयान ही कर रहे हैं सुशांत भाई। हमने कभी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए रिजवान अहमद बोलिए। चलिए अयाज भाई तो आज नेशनल टीवी पर बोलिए कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी मुसलमानों ने टेरराइज करके भगाया और आज तक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के मुसलमान नहीं और पाकिस्तान के जो मुसलमान आते हैं जिनको कश्मीर में प्रोटेक्शन मिलता है वो मार रहे हैं। बोलिए बोलिए। नहीं, आपका नहीं, पहली बात यह है कि कश्मीरी मुसलमान कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें हमको भगाने में। दूसरी बात, आपका क्या मतलब है सारे कश्मीरी सारे लोग टेररिस्ट है? आपका क्या मतलब है सारे मुसलमान टेररिस्ट है? सिर्फ एक रह गए आप रिजवान भाई जो बड़ा नेशनलिस्ट है। नहीं, लेकिन अयाज भाई आप वो कहते कुछ है, आप उसको ले कहीं और जाते हैं। अयाज भाई एक मिनट, अयाज भाई मुझे एक बात बताइए, अयाज भाई एक बात बताइए, जैसे एक मिनट अयाज भाई मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, मेरी एक दरखास्त है। अयाज भाई मेरी बात तो सुनिए। सारा टेररिस्ट नहीं, कोई किसी को टेररिस्ट नहीं कह रहा भाई, सबको नहीं कह रहे, सबको कह रहे होते तो बैन नहीं करते होते। आ रहा हूँ आजिक भाई आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। अयाज भाई मुझे एक बात बताइए। नहीं, अयाज भाई मुझे एक बात बताइए ना, सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे पीएफआई। अरे भाई अयाज भाई आपने कहा कश्मीर के अंदर लोग मर रहे हैं, आपको दिखता है वहां टेररिस्ट दिखते हैं, तो आपको ये भी तो दिखता होगा कि टेररिस्ट के जनाजे में उसी कश्मीर के लोग शामिल होते हैं ना। अगर वो आतंक के खिलाफ है तो उस टेररिस्ट के जनाजे में क्यों शामिल होते हैं? नहीं देखिए, हाँ इसलिए कि वो मजहबी रसूमात है, मजहबी रसूमात किसी को भी किया जा सकता है। वाह, ये बात है, मतलब वो आपके मजहब का हिस्सा है इसलिए आप टेररिस्ट के जनाजे में शामिल हो जाएंगे। लास्ट राइट्स जो होते हैं, हाँ लास्ट राइट्स जो होते हैं, लास्ट इसका मतलब आप मानते हैं टेररिस्ट का धर्म होता है? कैसे भी मरा हो आप मानते हैं इसका मतलब टेररिस्ट का धर्म होता है? जो मर गया वो टेररिस्ट था और उसका धर्म देखकर कि ये इस्लाम से जुड़ा हुआ है, इसके लास्ट राइट्स में हर मुसलमान को शामिल होना चाहिए, आप चले जाते हैं? तो मतलब धर्म ही देख के जा रहे हैं ना बॉस? ये कौन कह रहा कि नहीं, ये कौन कह रहा कि मुसलमान इसमें मुसलमान नहीं मरे हैं जो मिलिट्री के साथ भाई आप घुमाते रह जाइए, आप फंस गए बहुत बुरा। हाजिक खान साहब बोलिए, बात वहीं आ गई, समर्थन के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आना है। हाजिक भाई देखिए सुशांत जी, रिजवान साहब पहले तो इनको एक बड़े आदमी से बात करने का सलीका मालूम नहीं। मैं एक बात क्लियर करूं, अयाज साहब इनसे उम्र में काफी बड़े। नंबर 2 बात यह है कि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित 27 मरे थे तभी 70 मुसलमान कश्मीरी भी मरे थे, और वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे, वो कश्मीरी नहीं थे। उसमें कश्मीरी भी प्रॉपर 70 लोग मरे थे और 27 पंडित मरे थे। और हमने कश्मीर को देखा, रिजवान साहब ने नहीं देखा हुआ। वहाँ कश्मीरी बड़े प्रेम से रहते हैं, अभी भी रहते हैं। अच्छा और हाजिक भाई, जब से 8 साल से हाजिक भाई एक सरकार आई है, हाजिक भाई सुनिए, देखिए एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। रिजवान भाई एक सेकंड, आप तो बीच में बोलते नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। हाजिक भाई आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित मरे, कश्मीरी मुसलमान मरे और जिन्होंने मारा वो पाकिस्तानी थे। ठीक, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये लाखों कश्मीरी पंडित वहां से चले गए, आपके पास इस बात का भी डेटा होगा कि कितने लाख कश्मीरी मुसलमान कश्मीर छोड़ के गए? देखिए तमाम जो जिसको अपनी जान प्यारी, कश्मीरी मुसलमान भी तमाम दिल्ली में पढ़ रहे हैं, मुंबई में पढ़ रहे हैं, अपना घर छोड़ के घर आ गए कश्मीरी पंडित और यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। मैं आपको फर्क नहीं दिखता हाजिक भाई? सर यहाँ पढ़ने इसलिए आए कि वहाँ जान कश्मीर के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। कितने कश्मीरी मुसलमानों ने पलायन किया मुझे बताइए ना सर? सैकड़ों, हजारों कहाँ रहते थे बताइए? जम्मू में कहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों के लिए कैंप लगा हुआ था बताइए? हाजिक भाई कुछ भी टीवी पर बोल के जाएंगे क्या? कुछ भी टीवी पर बोलकर आप चले जाएंगे कि कश्मीरी मुसलमान पलायन कर रहे थे? अभी जो कश्मीरी पंडित मरे तो हमारे जम्मू में कश्मीरियों ने ये कहा कि हमारी जो पिछले 8 साल में जो हमारी गत बनी है, जो वहां पर इससे पहले नहीं हुआ, 30 साल से चल रहा है वहां, लेकिन मनमोहन सिंह के 10 साल में 158 फौजी मरे,
और आज हजारों फौजी मर गए। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि शांति हमारे देश में जब होगी कि हम कश्मीरियों को भी अपना ठीक है, रिजवान अहमद और सुबुई खान के पास मैं जा रहा हूं। हाजिक खान साहब, एक दो बातें सिर्फ आपको बता दूं, अगर फौजियों के मरने का इतना मातम है वहां लोगों के अंदर, तो उस फौजी पर गोली चलाने वाले आतंकी के जनाजे में शामिल होना पहले बंद करें। और दूसरी बात कि वो जो फौजी मरे वो इस देश के लिए मरे, और इसीलिए आज हम और आप यहां सुरक्षित बैठे हैं। 8 साल में बम धमाके नहीं हो रहे। इसको सम्मान कीजिए और पीएफआई के बैन पर लड्डू बांटिए। अगर उस सैनिक के बारे में सोचते हैं तो उस सैनिक के बारे में बोलकर और पीएफआई के बैन को डिफेंड करने आते हैं कि भैया ये गलत हो गया, तो उस सैनिक को आप जो है बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। रिजवान अहमद फिर सुबुई खान। रिजवान अहमद पहले बोलिए। सुशांत जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के एमपी कश्मीर में जाके हालात को क्यों नहीं देख सकते? चुप कराइए विदेशी एमपी सुशांत भाई, इनको चुप कराइए। हाजिक भाई मैंने सुन लिया, हाजिक भाई मैंने सुना। रिजवान अहमद, सुशांत भाई, अरे भैया सुन लो यार, भैया होल्ड करो। सुशांत भाई, आज तो बहुत मजा आया, आपको बधाई भाई, आपके शो में बड़ा मजा आता है मुझे। अभी मुझे ये पता चला कि आतंकवादी के जनाजे में 1 लाख आदमी इसलिए सिर्फ जमा होता था क्योंकि जो मजहबी रिवायत थी उसको पूरा करने के लिए। तो सुशांत भाई जरा इनसे ये पूछो, इसका मतलब कोई भी कश्मीर में जब मुसलमान मरता होगा, जैसे भी मरता हो, क्या 1 लाख आदमी मुसलमान जमा होता है मजहबी रिवायत पूरी करने के लिए, या आतंकवादी से इलू कुछ ज्यादा था इनका? रिजवान साहब, आतंकवाद के नाम पर अगर ना मुजरिम को किसी नाम है उसको गुनाहगार को मार दोगे तो 1 लाख मजमा होगा। तो अगर उसे लगता है वहां की जनता को कश्मीर के कि हमारे जो नागरिक को हमारे गुंडे गुनाह को मार दिया, तो फिर वो एक मिनट रिजवान भाई जरा रुकिए। रिजवान भाई 1 मिनट रुकिए, ये अभी 1 मिनट। हाजिक खान, नहीं 1 मिनट रिजवान भाई रुकिए, अभी रुकिए, अभी 1 सेकंड रुकिए। रिजवान भाई 1 मिनट रुकिए। वहां के लोगों को लगता होगा, चलिए वो छोड़ देते हैं, नोएडा में बैठे हाजिक खान को लगता है बुरहान वानी एक टेररिस्ट था? देखिए, हमारी फौज ने जिसको टेररिस्ट माना है, हम ये बात कहेंगे, हमारा हिंदुस्तान का हर मुसलमान कहेगा कि हमारी फौज अगर कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई तो सही कर रही होगी। लेकिन वहां का जो नागरिक है, अरे तो वहां का नागरिक यहाँ का मुसलमान नहीं है, हमसे ज्यादा वहां का नागरिक यहाँ का मुसलमान नहीं है, उसको नहीं समझ में आता बुरहान वानी टेररिस्ट था। हाजिक भाई, ये तो कमाल की बात हो गई, ये तो कमाल की बात हो गई कि पंजाब का, बिहार का, यूपी का, दिल्ली का मुसलमान बुरहान वानी को टेररिस्ट मानेगा और कश्मीर का 1 लाख मुसलमान उसके जनाजे में शामिल होगा, क्योंकि एक भाई साहब कह रहे हैं कि ये तो मुसलमान का की रिवायत का हिस्सा है कि भाई कोई मर गया तो जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि वहां के लोगों को लगता है वो टेररिस्ट नहीं है इसलिए वो जा रहा है। वाह सर, ये तो कमाल की बात है। सुबुई जी आ रहा हूं 10 सेकंड में, रिजवान भाई बात पूरी करें, फिर सुबुई जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सुबुई जी आ रहा हूं। रिजवान अहमद 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए। सुबुई जी आप ही बोल लीजिए। सुबुई जी पहले आप, सुबुई जी पहले आप। भाई तो आज देखिए बहुत सारी बातें तय हो गई, जो बाई चांस मेरे मुंह से कश्मीर की बात निकली थी। आज ये तय हो गई कि कश्मीर में आतंकवादी के जनाजे में ज्यादा लोग जाएंगे, आम कश्मीरी मरेगा तो 200-400 लोग जाएंगे। दूसरी बात ये तय हो गई कि जिसको भी फौज ने आतंकवादी समझ के मारा, भाई ये बता रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो तो बेगुनाह मार दिया है। सुशांत भाई आपको बधाई, ऐसा डिबेट मैंने नहीं देखा और ऐसा आर्गुमेंट मैंने नहीं देखा जैसे आप भाई कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, उन्होंने अपने लिए कह दिया कि मैं मानता हूं कि बुरहान वानी टेररिस्ट था, लेकिन उन्होंने ये भी क्लीन चिट दे दी कि कश्मीर के लोग ना माने तो चलता है। सुबुई खान, सुबुई खान। सुशांत जी आ रहा हूं यास भाई, 1 मिनट। जी सबसे पहले तो सुशांत, वाइल वी आर डिबेटिंग, अभी मेरे सामने ही एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। एनी सपोर्ट टू पीएफआई ऑन सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया विल बी डेल्ट विद यूएपीए एक्ट। तो ये लोग पहले तो सोच समझ लें कि किसी भी तरह की सपोर्ट अगर आप पीएफआई को करेंगे तो यूएपीए एक्ट के अंदर आपको चार्ज किया जाएगा और आपके ऊपर कार्यवाही होगी। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने प्रॉपर होमवर्क के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद और सारे एविडेंस सामने, सबूत आने के बाद ये कार्यवाही करी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अय्याज जी अभी कह रहे हैं कि जी टेरर लिंक क्या है, आप बताइए। आपने भेड़ की खाल में भेड़िया कोई कहावत सुनी है अय्याज जी? आप मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति तो जाकर बॉम्ब फोड़ आया,
दूसरा व्यक्ति जो उसको बम खरीदने के लिए पैसे दे रहा है, या फिर जब वो बम फोड़ के लोगों के चिथड़े उड़ा के आ रहा है तो उसको छुपने के लिए जगह दे रहा है, या फिर उसकी लीगल बैटल में उसकी मदद कर रहा है, क्या उसको आप कम दोषी करार देंगे? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए भाई, प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कहीं भी अगर आप भारत विरोध में खड़े हैं, कहीं भी अगर आप मानवता विरोध में खड़े हैं, आपके देशवासियों के परखच्चे उड़ा दिए जा रहे हैं और जो संस्थान उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन पे सरकार बैन कर रही है, और हम यहां पर बैठकर हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो पीएफआई बैन पे ई फॉर बट कर रहे हैं। एक सुर में एकमत होकर आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैं भारत सरकार से बीच में मत बोलिए। सुशांत जब ये चुप हो जाए मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। नहीं बोलिए, एक बात बोलिए। अरे जरा सा बोला उन्होंने इतना। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहती हूँ, सुशांत, भारत सरकार से ही अपील करना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि केवल पीएफआई को बैन कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि 2001 में सिमी भी बैन हुई थी, फिर 2006 में पीएफआई बैन हो गई, आज पीएफआई बैन हो गई है, फिर कोई दूसरा संगठन बना लिया जाएगा। इनकी सारी प्रॉपर्टीज एंड अकाउंट सीज किए जाएं, जो आई एम श्योर हो भी रहे हैं। जितने भी लोग डायरेक्टली एसोसिएटेड पा गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और जब प्रॉपर्टी सीज होंगी, मोबाइल सीज होंगे, कॉल डिटेल्स निकलवाइए। जो लोग उनसे बातें करते थे, जो लोग सपोर्टर्स भी थे, वो भी प्रॉपर सर्वेलेंस में रहने चाहिए। अगले कई साल हम लोगों को किसी भी कीमत पे दूसरी पीएफआई खड़ी नहीं होने देनी है। ये मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते हाथ जोड़कर भारत सरकार से अपील करती हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, अयाज भाई बोलिए। डेलीगेशन और ले जाना प्रधानमंत्री के पास, डेलीगेशन के साथ चलिए ना। आप भी ले जाइए, इनको हाजिर खान को भी डेलीगेशन में रखिएगा, ये भी जाएंगे। दो बातें हाजिर भाई भी जाएंगे डेलीगेशन में आपके। अयाज भाई बोलिए। भी चलेंगे, क्या कहेंगे आप? चलेंगे हम आपके साथ। अयाज अहमद बोलिए। सुशांत, दो बातें। एक ये कि दो बातें। एक ये कि ये कहना कि कश्मीरी पंडित इस बाग गए, इट इज नॉट ओनली, ये कश्मीरी पंडित का मसला नहीं है। यहाँ हर एक के लिए जिस तरीके से कश्मीरी पंडित के लिए मसला उस वक्त पैदा हुआ, ऐसे ही कश्मीरी मुसलमान के लिए पैदा हुआ, और दोनों के लिए एक ही जैसा थ्रेट था। अब यह है कि चूंकि वो माइनॉरिटी में थे, उनके लिए ज़्यादा खतरा बढ़ गया। हम मेजॉरिटी में थे मुसलमान यहाँ के लोग, और वो इसलिए नहीं भाग सके, उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, और वो मेजॉरिटी में भी थे। बाकी खतरा दोनों के लिए एक जैसा ही था। बिल्कुल सही बात कही आपने। किसी के लिए ये समझ में नहीं आएगी रिजवान साहब के। एक मिनट हाजिर खान रुकिए, इतना भावुक ना होइए। अयाज भाई मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए थ्रेट था उस वक्त, कश्मीरी मुसलमानों के लिए थ्रेट था उस वक्त, लेकिन उस थ्रेट में एक फर्क था सर जो आपने नहीं बताया। कश्मीरी मुसलमान उनको थ्रेट था जो कश्मीरी पंडित की मदद करना चाह रहे थे। ये भी बताइए, उनको मुसलमान होने के लिए थ्रेट में नहीं डाला गया था, उनके लिए मस्जिदों से अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी। सुशांत जी, अभी 8 मरे लोग, उसमें से 4 मुसलमान थे। 8 नहीं सर, हर एक के लिए 4 मुसलमान थे। प्लीज सर, हर एक के लिए नहीं था। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने देखा है सर, हमने। और अभी भी है सुशांत। अरे सुशांत, आप समझने की कोशिश करिए। आप समझते नहीं है बात को। कश्मीर को अभी तक नहीं समझा, कश्मीर के हालात को अभी तक नहीं समझा। अभी भी कश्मीर में थ्रेट है। कोई कश्मीरी, चाहे वो मुसलमान ही क्यों हो, बंदूक के खिलाफ नहीं जा सकता, खड़ा होकर वहां बंदूक के खिलाफ बोलेगा, पहली गोली उसको आएगी। आप क्या कह रहे हो? दूसरी बात, जहां तक सुबही खान ने कहा कि टेरर एक्टिविटी का मामला जो इन्होंने कहा पीएफआई का, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जैसे हम देखते हैं कि टेरर एक्टिविटीज हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, खासतौर कश्मीर में, ऐसा कोई टेरर एक्टिविटी अभी तक शायद मेरी नॉलेज में पीएफआई की तरफ से नहीं आया। जहां तक वो आप बता रहे हैं टेरर लिंक्स की बात, हो सकता वो इन्वेस्टिगेशन में हो, इन्वेस्टिगेशन हुई हो, लेकिन बाहर उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आई जिसे इंसान कह सकता है कि भाई नहीं, ये भी टेरर एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मेरा कहना वही तक है। बाकी अगर उनके खिलाफ टेरर लिंक्स या टेरर की कोई या इलीगल या क्रिमिनल कोई एक्टिविटी नजर आ रही है तो एक्शन लेने दो। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, नोबडी विल कम इन द वे। अयाज भाई, टेरर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है आतंक, डर पैदा करना, और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बम फोड़ देना। आप लोग या कई लोग जब ये कहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों को डरा रही है, तो वो ये नहीं कहते कि ये सरकार बम फोड़ रही है, वो ये कहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा कर दे रही है कि मुसलमान डर जा रहा है। वैसे ही पीएफआई की जो गतिविधियां थी सर,
जो बातें थी, और वो इस्लामिक राष्ट्र जो बनाने की बात थी 1947 2047 में, वो वही कहानी है जो सिमी कहता था। सर ये ख्वाब की बातें हैं, ख्वाब बयान कर रहे हो कि क्या? 1947 तक 2047 तक सर ख्वाब नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट है। वो चाहते थे, वही सिमी चाहता था, वही इंडियन मुजाहिदीन चाहता था, वही PFI चाहता था। रिजवान अहमद बोलिए। आप जिस मुल्क को जिस तरफ ले जा रही है ये प्लानिंग, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी आंख से देख रहा हूं। बड़ा अच्छा इंग्लिश में अल्फाज बोला, बड़ा स्टैंडर्ड लाइन है, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो मैं साहब को बता दूं कि लॉ कैसे कोर्स लेता है। साहब ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें 90 दिन के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 180 दिन के अंदर एक चार्जशीट जाएंगी सब आदमियों के खिलाफ, PFI के खिलाफ। पहली बार जाएगी तो 6 महीने का सब्र कर लीजिए। चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाइएगा, उसका अध्ययन करिएगा, मुआयना करिएगा, पता होना और चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में इस बैन को चैलेंज कर दीजिएगा। नहीं अभी तक देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट आप फिर बीच में बोले यार आप लोग को प्रॉब्लम क्या है यार, क्या बचपने में यही सिखाया गया था क्या? अयाज भाई, हाजिर भाई, एक मिनट सुन लो, वो आप लोगों के बीच नहीं बोलते इसलिए मैं रोक रहा हूँ। वो भी आपको टोकते तो फिर मैं नहीं बोलता, वो चुपचाप सुनते हैं। पहली बात, अरे भाई पर मुझे एक बात बताइए, सबूत, अरे सबूत है या सबूत नहीं है ये आपको कैसे पता? वो एजेंसी का काम करने तो दीजिए उसको। आप पहले ही क्लीन चिट दे रहे हो कि सबूत नहीं है, बिना सबूत के बैन कर दिया। अरे सरकार को नहीं पता है कि बिना सबूत के बैन कर देंगे, कल को जुडिशियरी बैठी हुई है, वहां लोग चले जाएंगे, हमारी फजीहत हो जाएगी। सरकार बेवकूफ बैठी है। बोलिए रिजवान भाई। देखिए मैं तो लीगल कोर्स बता रहा हूं जो आपने बोला था कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस बैन को चैलेंज कर दीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आज एक नई पता चली कि भाई सन 90 में हिंदू मुसलमान दोनों का खतरा था, तो जो मस्जिदों के लाउडस्पीकर से कहा जाता था कि हिंदुओं तुम जम्मू चले जाओ और अपनी औरतें छोड़ जाओ, सर ये झूठ तो बोल रहे साहब क्या वो मुसलमानों से भी कहा जाता था कि तुम चले जाओ अपनी औरतें छोड़ जाओ? ऐसा कोई नारा बना था क्या? कुछ नहीं हुआ था, एक भी। अरे यार बड़े झूठे आदमी हो, अल्लाह से डरो यार। आप बताओ, बहुत ही झूठे आदमी हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इस उम्र में बैठ के झूठ बोल रहे हो, बड़े बेशर्म आदमी हो। झूठ बोलने की मशीन हो क्या? आप एक बाइट दिखा दो ना, किसी पर चार्ज लगाने से अबे ये प्रोपेगेंडा है। 3 लाख आदमी वहां से 2 दिन के अंदर मार के भगा दिए, ये प्रोपेगेंडा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? साल में तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा अभी भी बेशर्म कहीं के सैकड़ों पंडित अभी भी रहते हैं वहाँ, और अमन से रहते हैं। वही बयान कर रहे थे पंडित, वही पूछ रहे थे सरकार से कि जब से आप आए हो, अरे सुनो जुल्म हो रहा है। सुनो एक मिनट सुशांत, हाँ बोलिए। ये जो मसला है ना, ये जो मसला है ये 30 साल का नहीं है, ये मसला 500 साल का है। 500 साल का जो कश्मीर पूरे हिंदुओं का हुआ करता था, मार मार के वहां से हिंदू खत्म कर दिया तुमने। कर दिया। बड़े बेशर्म आदमी हो तुम। अभी भी झूठ बोल रहे हो। इस्लाम ऐसा कोई काम नहीं करता कि किसी को अरे तुमने कर दिया, फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। तुम पर झूठ के अलावा कुछ नहीं है। 15-20 मिनट तुम्हें बोलने का मौका दिया। इस्लाम एक और हाजिर खान साहब, मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है कि PFI के खिलाफ बैन हुआ तो आप लोगों को सबूत चाहिए, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के भगाने के, उनके कत्लेआम के दसियों हजार सबूत पड़े हैं। न्यूज आर्टिकल गूगल कीजिएगा तो मिल जाएगा, वहां किसी का दर्द सुनने बैठिएगा तो सुन जाएगा, तो आपको वो सबूत नहीं दिखते। ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब में हम जीते हैं सर? चैनलों की रिपोर्ट है, यही है। मैं बार बार कहता हूं सर, देश हित को ऊपर रखिए, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। कोई बम फटता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अकेले हिंदू मरता है या सिख मरता है या ईसाई मरता, मुसलमान होगा मर जाएगा सर। और आपके बच्चे बम फोड़ने के लिए नहीं बने, आपके बच्चे भी पढ़ने लिखने, पैसा कमाने, अपने माँ बाप को हज भेजने, इसके लिए बने। ये लोग अपने बच्चों को आगे नहीं करेंगे, आपके बच्चों को करते हैं। कश्मीर में पत्थर थमाते हैं, यहां पर आपको बंदूक थमा देंगे, कुछ और कर देंगे। सोचिए इन बातों को। रात 9 बजे बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने 8 बार किए PFI को बैन करने के लिए, लेकिन PFI अब भी कैसे जिंदा है। 8:55 रात को जरूर देखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लें।